नमस्कार दोस्तों, वीट क्लासेज में एक बार से आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने पढ़ा था निषेचन के बारे में, हम बात कर रहे थे। निषेचन में हमने मादा के जो आंतरिक प्रजनन तंत्र है उनका चित्र बनाकर आपको विस्तार पूर्वक मैंने बताया था। मैं आपको एक बार फिर से कम टाइम में एक बार फिर से चित्र बना के बताता हूँ शॉर्टकट में। जैसा भी कल मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया था, फिर भी एक बार छोटा सा चित्र समझ लीजिएगा। ये हमने कल हमने बनाया था ऐसे करके, जो इसे हम कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं? वेजाइना। वेजाइना के बाद हमने बनाई थी ये सर्विक्स। क्या बनाई थी? सर्विक्स। सर्विक्स के बाद हमने ये बनाया था गर्भाशय की जो होती है काय। ये गर्भाशय की काय मतलब गर्भाशय काय, ये हमने बनाया था यहाँ से हॉर्न। क्या बनाया था? हॉर्न बनाया था। ये हॉर्न हो गया। हमने फलोपियन नलिका के बारे में विस्तार से बात की थी। फलोपियन नलिका के बारे में हमने फिब्री बनाई थी। फिब्री के नीचे हमने ओवेरी बनाई थी। ये ओवेरी है। ये ओवेरी से क्या निकलता है? अंडाणु। ये हमने कल बात की थी। यहाँ हमने बनाया था जो है गर्भाशय की भित्ति। ये हमने क्या बनाई थी? गर्भाशय की भित्ति। इसको हमने 3 भागों में कल बांटा था। क्या बांटा था? 3 भागों में बांटा था। क्या क्या? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो मांसपेशियों के संकुचन में मायोमेट्रियम का कार्य होता है, जो पीजी ऑक्सीटोसिन इनकी हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। मैं एक बार से जल्द में नाम लिख लेता हूँ। ये वेजाइना, ये सर्विक्स, गर्भाशय काय, बॉडी ऑफ यूट्रस। ये क्या है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ए बी सी। ये जो ए बी सी तीनों है, ये क्या है? गर्भाशय की भित्ति। क्या है? गर्भाशय की क्या है? भित्ति है। क्या है? भित्ति है। ये हमने कल पढ़ा था। ये क्या है? फिब्री। फिम्बरी हमने पढ़ा था। ये यहाँ से यहाँ तक की जो है, इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसे हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। ये जो है, इसे हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम या रोमाबी उपकला। क्या? रोमाबी उपकला। ये बात कर ली। यहाँ हमने बात की थी ये इस्तमस। क्या है? इस्तमस। ये हो गए। ये हमने हॉर्न। क्या है? हॉर्न। इनके बारे में हमने कल विस्तार से मैंने आपको बता दिया था। अंडाणु यहाँ से ओवेरी से अंडाणु निकलता है, फिब्री सहायता करती है, फिब्री से इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला की तरफ जाते हैं। एम्पुला और ये रोमा भी उपकला है, यहाँ ये भी जो सहायता करते हैं अंडाणु को इस तरफ ले जाना। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। यहाँ से शुक्राणु निकल जाता है। यहाँ शुक्राणु थक जाते हैं।
आधे शुक्राणु यहाँ खत्म हो जाते हैं, कई शुक्राणु मार्ग भी भटक जाते हैं, कई शुक्राणु यहाँ खत्म हो जाते हैं, कई यहाँ मतलब भित्ति से टकरा कर खत्म हो जाते हैं, कई यहाँ खत्म हो जाते हैं, कई यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। एक शुक्राणु जो अंदर की तरफ जाते हैं, यहाँ इनका एक नया निर्माण, दोनों का संगम हो जाता है। इनके बारे में हमने कल बात कर ली थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अंडाणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना, कैसे पहुंचता है अंडाणु निषेचन स्थल तक। तब आज का हेडिंग लगाइएगा, मतलब लिखिएगा, आज का जो पहला टॉपिक है अंडाणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना। इनके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? अंडाणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना। क्या? अंडाणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना। इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। कल मैंने वैसे तो आपको बता दिया था कि कैसे ओवरी से अंडाणु निकलता है। इनमें फिब्री सहायता करती है, फिब्री से इन एम्पुला की ओर जाते हैं, एम्पुला से रोमा भी जो उपकला होती है ये भी उनकी सहायता करता है। तो इसमें लिखिएगा, इसमें पहले बात करते हैं हम अंडोत्सर्ग होने के पश्चात। लिखिएगा जब हम अंडोत्सर्ग होता है मतलब ओवरी से अंडाणु निकलता है, उसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग होने के पश्चात इनफंडिबुलम की जो अंगुली नुमा या इसे हम कहते हैं फिब्री होती है, वो अंड कोशिका क्या करती है? ग्रहण करने का कार्य करता है। क्या कर? ये फिब्री होती है जो अंड कोशिकाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है, जहां से यह एम्पुला की ओर गति करती है। किस तरफ गति करती है? एम्पुला की ओर। मैंने आपको चित्र में बता दिया है, एम्पुला की ओर गति करती है, एम्पुला की ओर गति करती है। इसकी जो गति होती है, इसकी गति में ये भी मैंने बताया था, रोमा भी उपकला मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम सहायता करता है। तो लिखिएगा, इसकी गति में रोमा भी उपकला, ये इसे हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम सहायता करती है। कौन सहायता करती है? इनकी हेल्प करती है एरोमा भी उपकला या सिलिएटेड, ये क्या करती है? सहायता करती है। और इसमें हम बात करते हैं ये जो हमने पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं अंडाणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना, मतलब अंडाणु का निषेचन स्थल तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले हमने पढ़ा है ये जो फिब्रीनुमा जो अंगुलीनुमा होती है,
ये अंड कोशिका को क्या करती है, ग्रहण करती है। ग्रहण करने के बाद एम्पुला की ओर ले जाती है। इसमें एम्पुला की ओर गति करती है। एम्पुला पर जो रोमाभी उपकला लगी होती है वो भी इनकी गति में सहायता करता है। आगे जो हमारे को पता है, ये जो ओविडक्ट है जिसे हम कहते हैं फलोपियन नलिका का म्यूकस स्त्राव था, उसमें होने वाले जो संकुचन भी होता है ना, जिसके अंदर संकुचन भी होता है ना, वो भी गति में सहायता करते हैं। तो लिख लीजिएगा ओविडक्ट या फैलोपियन नलिका का म्यूकस स्त्राव तथा उसमें होने वाले संकुचन भी अंडाणु कोशिका की गति में सहायक है। क्या है? सहायक है। कौन सहायक है? जो ओविडक्ट है, जो फलोपियन नलिका में फलोपियन नलिका का म्यूकस स्त्राव होता है, वहाँ म्यूकस स्त्राव तथा उनमें होने वाले संकुचन वो भी सहायता करता है, गति में सहायता करता है। ये इस प्रकार अंडाणु होता है जो निषेचन स्थल तक पहुंचता है। क्या करता है? अंडाणु निषेचन स्थल तक पहुंचता है। अब हम बात करते हैं शुक्राणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना। शुक्राणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना वो भी मैंने कल बताया था, कहाँ कहाँ शुक्राणु आकर थक जाते हैं। कई शुक्राणु है, मैंने बताया था वेजाइना में थक जाते हैं, कई शुक्राणु सर्विक्स तक थक जाते हैं, कई शुक्राणु गर्भाशय बॉडी ऑफ यूट्रस में थक जाते हैं, कई मार्ग बदल देते हैं, हॉर्न की तरफ चले जाते हैं, वहां मर जाते हैं। फिर कोई कोशिका भित्ति होती है, यहाँ से टकरा के खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार हमने कल बात की थी। तब अब हम आज बात कर रहे हैं पहले कि भाई अगला हेडिंग हमारा लिखिएगा शुक्राणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना। क्या? शुक्राणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना। शुक्राणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना, इनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे को इसके बारे में एक बात याद रखनी है, जो कई जातियां होती है, अधिकांश जातियों में जो शुक्राणु होता है ना, वो मिड सर्विक्स तक छोड़ा जाता है, मतलब सर्विक्स के मध्य स्थल तक छोड़ा जाता है। फिर कई जातियां ऐसे होती है तो वो जो सीमन होता है ना, शुक्राणु होता है ना, उस सीमन को हम गर्भाशय तक छोड़ते हैं। कई जानवरों को मिड सर्विक्स तक, कई तक गर्भाशय तक हम शुक्राणु को पहुंच जाते हैं। तब पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें बात कर रहे हैं अधिकांश जातियों में शुक्राणु, लिखिएगा अधिकांश जातियों में शुक्राणु मिड सर्विक्स तक छोड़े जाते हैं। कौन कौन से जानवर है जिसको हम शुक्राणु हैं जो मिड सर्विक्स तक छोड़ते हैं? तो उदाहरण लिख लीजिएगा, ये उदाहरण ही एग्जाम में आते हैं। गाय, भैंस, भेड़ वे बकरी, इन चारों में
शुक्राणु होता है जो मिड सर्विक्स तक हम छोड़ते हैं। कहाँ तक छोड़ते हैं? मिड सर्विक्स तक हम छोड़ते हैं। मैंने बताया है कि कुछ जातियों में जो शुक्राणु होता है वो गर्भाशय तक छोड़ा जाता है, गर्भाशय तक छोड़ा जाता है। तो वो भी लिख लीजिएगा। कुछ जातियों में सीमन गर्भाशय तक छोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? छोड़ा जाता है। कहाँ तक छोड़ा जाता है? गर्भाशय तक। कौन कौन से ऐसे जानवर है जिनके सीमन मतलब गर्भाशय तक छोड़े जाते हैं? तो इनके भी उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम बात करते हैं पहले घोड़ी, दूसरी बात करते हैं हम सूरी, तीसरी बात करते हैं हम कुतिया, जिसे हम क्या कहते हैं? बिच्छ। क्या कहते हैं? बिच्छ। ये जो जानवर है इनके हम सीमन है जो गर्भाशय तक हम छोड़ते हैं। कहाँ तक छोड़ते हैं? गर्भाशय तक छोड़ते हैं। अब यह है जो शुक्राणु का निषेचन स्थल तक पहुंचना। इनके बारे में हमने बात की है पहले। जो कभी अधिकांश जातियों में शुक्राणु मिड सर्विक्स तक छोड़ा जाता है। वो कौन कौन से जानवर है जिनका शुक्राणु मिड सर्विक्स तक छोड़े जाते हैं? उदाहरण के तौर पर हमने पढ़ा है गाय, भैंस, भेड़ व बकरी। और कुछ जातियां ऐसी होती है जिनका सीमन होता है वो गर्भाशय तक छोड़ते हैं। उनका भी हमने उदाहरण लिखा है, घोड़ी, सूरी व कुतिया। घोड़ी, सूरी व कुतिया। अब हम आगे बात करते हैं कुछ शब्दों के बारे में जो शुक्राणु का निषेचन स्थल तक पहुंचता है तब जो प्रतिक्रिया होती है। उनमें 2-3 ऐसे शब्द है वो भी हमारे को याद रखना है। क्यों? एग्जाम में वो सीधा शब्द भी पूछ सकते हैं। जैसे स्पर्मेशन। क्या कहते हैं? स्पर्मेशन। किसे कहते हैं? स्पर्मेशन। हमारे को ध्यान में रखना है। मतलब पहला शब्द हमारे को पूछ ले स्पर्मेशन, जैसे SPERMAITION, स्पर्मेशन। क्या कहते हैं? स्पर्मेशन। ये एक शब्द है, इससे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेशन। स्पर्मेशन का क्या अर्थ होता है? मतलब शुक्राणु का वर्ण से निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मेशन कहलाता है। शुक्राणु का वर्ण से निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मेशन कहलाता है। तो आगे लिख लीजिएगा, शुक्राणुओं का वर्ण से निकलना क्या कहलाता है? शुक्राणु का वर्ण से निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मेशन। क्या कहलाता है? स्पर्मेशन। दूसरा एक शब्द और है वो भी हमारे को याद रखना है जिसे हम कहते हैं इजेकुलेशन, मतलब स्खलन। इजेकुलेशन क्या होता है? स्खलन क्या होता है? इनके बारे में भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो लिख लीजिएगा स्खलन। स्खलन यह है, इसे हम कहते हैं इजेकुलेशन। हिंदी में उतार लीजिएगा इजेकुलेशन। क्या? इजेकुलेशन। ये क्या होता है? स्खलन या इजेकुलेशन। तो दोस्तों हमारे को आप ध्यान में रखना है कि जो सीमन का नर प्रजनन तंत्र से पेनिस से बाहर निकलना, जब नर प्रजनन तंत्र जो सीमन होता है, जो नर प्रजनन तंत्र के पेनिस से जब बाहर निकलता है, इसे हम कहते हैं इजेकुलेशन या स्खलन। तो लिख लीजिएगा, सीमन का नर प्रजनन तंत्र से पेनिस से बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्खलन या इजेकुलेशन। क्या कहलाता है? स्खलन या इजेकुलेशन। पहले हमने बात की स्पर्मेशन, मतलब शुक्राणुओं का वर्ण से निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मेशन। दूसरी हम बात कर रहे हैं स्खलन या इजेकुलेशन, जो मतलब सीमन का नर प्रजनन तंत्र से पेनिस से बाहर निकलना, नर प्रजनन तंत्र के पेनिस से बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्खलन।
अब हम दोस्तों आगे हम बात करते हैं शुक्राणु की जो रुकआउट है, कहाँ कहाँ तक शुक्राणु मतलब रुक जाते हैं, कहाँ खत्म हो जाते हैं, क्या कारण है, क्यों खत्म होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो अगला हेडिंग लिखिएगा कि भाई शुक्राणु की रुकावट, शुक्राणु की रुकावट, शुक्राणु की कौन कौन मतलब शुक्राणु की रुकावट क्या क्या है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम सबसे पहले शुक्राणु की रुकावट के बारे में। जो पहला पॉइंट है मतलब जो शुक्राणु की औस है, मतलब जो सर्विक्स को, जब मैंने ये सर्विक्स होती है ऐसे, ये सर्विक्स होती है ऐसे, जो सर्विक्स की ओस, इसे हम खड्डे को क्या कहते हैं, ओस, सर्विक्स की ओस तथा उसमें पाए जाने वाले फोल्ड रुकावट का पहला कारण क्या है। तो पहले कारण में लिखिएगा सर्विक्स की ओस, मतलब OSS, ओस तथा इसमें पाए जाने वाले फोल्ड। पहला कारण क्या है, सर्विक्स की ओस है, उसमें पाए जाने वाले फोल्ड। दोस्तों शुक्राणु की रुकावट का दूसरा कारण है गर्भाशय में पाई जाने वाली, मतलब जो इसमें एक ऐसी होती है कोशिकाएं जो खा जाती है, भक्षण कर लेती है, वो कोशिकाएं भी शुक्राणु की रुकावट का एक कारण है। मतलब जो जिसे हम कहते हैं भक्षी कोशिकाएं, भक्षिका अणु कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्षिका अणु। इसे हम कहते हैं फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट कोशिका कहते हैं। जैसे वो होती है फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट कोशिका, कौन कौन सी है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, वो होती है। तो दूसरा कारण है गर्भाशय में पाई जाने वाली, लिखिए गर्भाशय में पाई जाने वाली भक्षिका अणु, या इसे हम कहते हैं फेगोसाइटिक, हाँ यह ले लेता हूँ, फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइटिक कोशिकाएं। ये जो भक्षिका अणु होती है वो भी शुक्राणु की रुकावट में अपना मतलब बराबर अपना मतलब हाथ रखती है। ये कौन कौन सी कोशिकाएं हैं भक्षिका अणु, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण भी हमारे को ध्यान रखना है। भक्षिका आ जाए को एग्जाम में सीधे आ जाए, भक्षिका शुक्राणु की भक्षिका मतलब फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइटिक कोशिकाएं हैं। तो पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरी है मोनोसाइट, कौन सी है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट। ये है दूसरा कारण शुक्राणु की रुकावट में। पहला हमने कारण पढ़ा है सर्विक्स की ओस तथा उसमें पाए जाने वाले फोल्ड, जो शुक्राणु की रुकावट में सहायता करता है। गर्भाशय में पाए जाने वाले भक्षिकाणु मतलब फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट कोशिकाएं जो होती है वो भी शुक्राणु की रुकावट करता है। कौन कौन सी है, न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट। कौन कौन सी है, न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट। आगे हम बात करते हैं जो ये न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट है वे शुक्राणु क्या कर लेती है, ये शुक्राणु को क्या कर लेती है, खा लेती है। तो लिख लीजिएगा, ये शुक्राणु क्या कर लेती है, शुक्राणु को खाती है। क्या खाती है, शुक्राणु क्या करती है, खाती है। शुक्राणु क्या करती है, खाती है। कौन खाती है, न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट क्या करते हैं, शुक्राणु को खा लेती है।
अब हम आगे बात करते हैं जो दिशा संबंधी। मैंने आपको बताया है कि कई शुक्राणु ऐसे होते हैं जो अपनी दिशा से चूक जाते हैं, दिशा से भटक जाते हैं। तो हम अगला इसमें लिखेंगे दिशा संबंधी। दिशा संबंधी मतलब उन्हें एक बार में एक तरफ से जो अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है तथा दूसरी तरफ से जो शुक्राणु व्यर्थ चले जाते हैं वो उसे ही हम दिशा संबंधी शुक्राणु की रुकावट कहते हैं। तो दिशा संबंधी है, इतना ही लिख लीजिएगा। दिशा संबंधी मतलब दिशा से भटक जाते हैं, दिशा से भटकना लिख लीजिए, दिशा से भटकना, दिशा से क्या करना, भटकना। आगे हम बात करते हैं अधिकांश जो शुक्राणु होती है उनकी ऊर्जा भी खत्म हो जाती है, इनकी वजह से भी वो नष्ट हो जाते हैं। तो लिख लीजिएगा अधिकांश शुक्राणुओं की ऊर्जा खत्म होने से वो नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं ऊर्जा खत्म होने से। और आगे लिख लीजिएगा अंतिम जो है शुक्राणु की रुकावट है। मैंने आपको बताया था कि स्तमस के संकरे हिस्से में इसे को भी शुक्राणु पार नहीं कर पाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो मैंने स्तमस बताया था, ये स्तमस ऐसे मैंने बताया था, यहाँ से शुक्राणु यहाँ आते हैं, मतलब अंदर घुस नहीं पाते हैं, यहाँ खत्म हो जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा स्तमस के संकरे हिस्से को शुक्राणु पार नहीं कर पाते हैं, ये भी एक कारण है। तो दोस्तों हमने शुक्राणु की रुकावट के बारे में पढ़ा है। शुक्राणु की रुकावट में हमने सबसे पहले पढ़ा है सर्विक्स। जो यह सर्विक्स होती है, ऐसे सर्विक्स की जो ओस होती है, यहाँ पर शुक्राणु इस फोल्ड में खत्म हो जाते हैं। इनके बाद ये मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ जो हमने पढ़ा है। ये वेजाइना है, ये जो शुक्राणु है ये जो यहाँ पर आके खत्म हो जाते हैं। कई शुक्राणु ऐसे होते हैं जो ये ऐसे होते हैं जो मतलब यहाँ पर बक्शिकाएं कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मोनोसाइट वे न्यूट्रोफिल, वो कोशिकाएं शुक्राणु को खा लेती है, भक्षण कर लेती है। कई शुक्राणु ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, उनके बारे में बात की। कई शुक्राणु ऐसे होते हैं जो दिशा से भटक जाते हैं। कई शुक्राणु ऐसे भी होते हैं जो हमने बात की, ये रहा हॉर्न और ये रहा, यहाँ से मैंने बात की स्तमस होते हैं, स्तमस से पार नहीं कर पाते हैं, यहाँ खत्म हो जाते हैं। ये है मेन जो शुक्राणु की रुकावटें होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको मेरे हिसाब से बहुत ही आनंद आया है। तो दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी तो इस वेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हम अगली क्लास में और इस शुक्राणु निषेचन के बारे में बात करेंगे आगे। जो मतलब सहयोग करने वाले कौन कौन से कारक हैं, रुकावट करने वाले कारकों के बारे में हमने बात कर ली, पर ऐसे भी कारक होते हैं जो सहयोग करते हैं और भी हम आगे बात करेंगे विस्तार से। जो भी हमारे पशुधन एग्जाम
उपस्थित सहायक एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।